नमस्कार, स्वागत है आपका आईएएस जीएस प्रीलिम्स स्पेशल और उसका जो अर्थव्यवस्था का जो कंपोनेंट है इंडियन इकोनॉमी का, उसके साथ के बशर में आपके साथ 25 डेज 25 क्लासेस में हम 2024 में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस प्रश्नों पे हम विधिवत आपके साथ सीखने और सिखाने की प्रवृत्ति को डेवलप करेंगे। कंबाइंड एक एफर्ट्स होगा। इस कंबाइंड एफर्ट्स के माध्यम से हम अपने सपने को साकार करने में सफल होंगे। जो हमने सोच बनाया हुआ है, आपने जो सोच बना के रखा हुआ है, जो आपने योजना बनाई है, पॉलिसी या प्लान, योजना और नीति जो आपने अपने ड्राफ्ट को बना के रखा हुआ है, उस प्लान के अकॉर्डिंगली हम लोग अपने तय किए गए मानदंडों और मापदंडों पर खरे उतरें, ऐसा हम आज की पहली क्लास में विश्वास करते हैं। हम इस बात से क्लास को शुरू करना चाहते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा है वह प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी के लिए संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका कोई ट्रेंड नहीं होता है, फिर भी हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। अब ट्रेंड एनालिसिस वाकई उस लेवल पे होता है जिस पे पिछले 10-20 सालों में जो यूपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं उस पे हम समझने और समझाने का प्रयास करते हैं और लगभग हम लोगों के अनुभवों से 20-22 साल का जो अनुभव है उस अनुभवों से प्रश्न मिलते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं आती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एक्यूरेट प्रश्न आ गए और कभी आपकी जो पठन पाठन जो टेक्निक डेवलप हुई है उस टेक्निक डेवलप से आप प्रश्न के उत्तर तक पहुंच जाते हैं और वो सही भी होते हैं, क्योंकि एक निश्चित समय में आपके जो थिंकिंग अप्रोच है उस थिंकिंग अप्रोच को के माध्यम से आप उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। वो एलिमिनेट टेक्निक भी हो सकती है। वो कभी कभी क्या होता है कि हम प्रश्नों को जानते हैं फिर भी हमारी मानवीय कुछ ऐसी कमजोरियां होती हैं कि उसकी वजह से जानते हुए प्रश्न कभी कभी गलत हो जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट की अपनी एक ओपिनियन है कि हम लोग सामान्यतः ये मानते हैं कि 100 प्रश्न अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो उसमें 8-10 प्रश्नों तक ये संभावना बनती है कि वो ह्यूमन एरर हो जाता है, यानी ह्यूमन एरर, मानवीय गलतियां। और वो मानवीय गलतियां आप समझ सकते हो कि अगर 8 सवाल आप जानते हुए भी सही करके नहीं आ पाए तो आपकी मेरिट कहां चली जाएगी। यानी जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है, इस स्क्रीनिंग टेस्ट, इसके अंकों से आपके सिलेक्शन में कोई रोल नहीं प्ले किया जाता, अंतिम कोई मेरिट में इसके नंबर का कोई योगदान नहीं है, फिर भी इसको पास करना तो मस्ट है। आप मीन्स कितना अच्छा जानते हो, कितना अच्छा लिखना जानते हो,
इससे कोई मतलब नहीं है। आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, प्रीलिम्स परीक्षा से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा में हम क्विक थिंकिंग पे जोर देते हैं। क्विक थिंकिंग, जितनी तेज आप थिंक कर सकते हो तभी जा करके आप ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। जाहिर सी बात है, थिंकिंग के लिए क्या होनी चाहिए? थिंकिंग के लिए ऑब्वियसली बेसलेस थिंकिंग तो नहीं हो सकती। कहते हैं ना, चिंता को चिंतन में बदलिए, ठीक है ना। अगर चिंता चिंतन में नहीं बदलेगी तो फिर समस्या है। तो जो थिंकिंग है वो बेसलेस थिंकिंग नहीं, इसका मतलब है कि एक आधार बनाकर, एक प्लेटफॉर्म बनाकर अगर हम थिंकिंग करते हैं और उस थिंकिंग की गति को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमारे जो भी प्रश्न हैं वो सॉल्व हो जाएंगे और प्रारंभिक परीक्षा जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो पहली बाधा है, उस बाधा को पार कर लेंगे हम लोग। अगर हम उन बाधाओं की तरफ देखें कि आखिर इस बाधा में आप जैसे काबिल अभ्यर्थियों, छात्र बोलना छोड़ दीजिए, ठीक है ना, आप जैसे अभ्यर्थियों यानी भावी प्रशासकों, ठीक है ना, जो भारत के प्रशासनिक सेवा के स्तंभ बनने जा रहे हैं, क्योंकि अपने अंदर ये विल पावर विकसित करो, डेवलप करो कि आप ही 2024 में जो संघ लोक सेवा आयोग चयन प्रक्रिया प्रारंभ करेगी, 2024 में जो प्रीलिम्स होंगे उसके एंडिंग में होते होते मेंस हो जाएंगे। मैं ही उसके लिए एक कुशल अभ्यर्थी हूं, मुझे संघ लोक सेवा आयोग को चयन करना ही पड़ेगा। बात समझ में आई ना? आप ही हैं और आप ही हैं भावी प्रशासक, जो भारत के पिलर्स ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बनने के लिए आप तैयार हैं, आप योग्य हैं। यह भाव आपके अंदर होनी चाहिए और ये भाव मैं गारंटी के साथ आपके साथ बोलता हूं कि जो दृष्टि का एक सपना है, व्यास सर ने जो सपने देखे हैं कि हम आपको टॉप 10 या पहली रैंक में लेके आना चाहता है, पहला टॉपर हिंदी माध्यम का अभ्यर्थी होगा, तो आप अवश्य होंगे। विल पावर है ना, ठीक है ना, कोई आसमान से फरिश्ते थोड़े ना उतरते हैं टॉपर होने के लिए। आप हो सकते हैं, आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। बस ये है कि डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए आप एक प्रॉपर वे पे खड़े होना मस्ट है। प्रॉपर वे पे खड़े हो जाएंगे तो स्पीड वाली गाड़ियां, राजधानी पकड़ लीजिए, वंदे भारत पकड़ लीजिए, तो पैसेंजर से पहले पहुंच जाएंगे आराम के साथ। तो क्विक थिंकिंग, इसलिए मैं बोलता हूं ना कि उसके लिए क्या होना चाहिए। पहले हम मलाई निकाल लेते थे, आईएएस हो जाते थे, ठीक। अब मलाई पे फिर दोबारा मलाई निकालो, फिर दोबारा मलाई निकालो, यानी नोट्स अवेलेबल नहीं होते, इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होते, हो जाते थे, क्वालिफाई हो जाते थे। इस टाइम इंफॉर्मेशन का ब्लास्ट है, जहां देखो वहीं सर्च करो, वहीं इंफॉर्मेशन। वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन का सिलेक्शन अगर कर लिया आपने तो क्वालिफाई हो जाएगी। इंफॉर्मेशन का ब्लास्ट है, ठीक है ना, पूरा हर जगह। पहले नोट्स की अवेलेबिलिटी नहीं, मैगजीन्स की अवेलेबिलिटी नहीं, अब जिसको देखो वही इंफॉर्मेशन मिलेगी, जहां भी सर्च करो। और वो इंफॉर्मेशन आपके लायक नहीं है कि नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। और
उस अप्रोच को समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके साथ आज की क्लास में कई एंगल से बात करने की कोशिश करूंगा, ताकि हम पैटर्न को हम और आप मिल करके सच का सामना कर सके। मैं कहता हूं ना कि खुद को धोखे में रखना है सहल, मगर खुद को सच की बात बताना मुश्किल है। धोखे में नहीं रखना है, ना आपको होने दूंगा, न मैं आपको रखने का प्रयास करूंगा। धोखे में नहीं होना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आज की डेट में, ठीक है ना, 10 अक्टूबर 2023 में अगर 10% ही आपने पढ़ा है, सिलेबस को समझा है, ठीक है ना, या शुरुआत ही की है, तो प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करना कठिन नहीं होगा। लेकिन एक शर्त है कि आप समझ जाओ, अपने आप को फील कर लो कि मैं 10% ही योग्य हूं। जिस दिन आप ये महसूस कर लोगे, सच का सामना कर लोगे कि मैं तो 10% ही मेरी अभी पढ़ाई हुई है, तो जैसे ही स्वीकार कर लोगे वैसे ही ऑब्जर्विंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक ना? धोखे में मत रखना, वाइट शीट रहो। यहां कोई परसेंटेज नहीं है, कितना परसेंट पास कर लिया तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम को पास कर लिया, ठीक है ना? नहीं, यहां तो सीट्स है और जितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं उसका कंपटीशन है। तो इसीलिए कहते हैं कि पानी पर मलाई नहीं जमती। पानी को कितना भी उबालो मलाई आएगी नहीं। और कोई पानी पे मलाई उबाले कि मेरा प्री हो जाए मेरा प्री, नहीं होगा, इम्पॉसिबल। उसके लिए थोड़ी बहुत दूध तो चाहिए। पानी में दूध में मिलावट भी हो चलेगा, कुछ तो मलाई आ जाएगी। सिर्फ पानी में कैसे मलाई आ सकती है? ठीक ना? ओके, तो कहने का सेंस ये है कि सच का सामना करिए। रियली में मैं अर्थव्यवस्था के टॉपिक को गारंटी के साथ मैं आपके साथ बता रहा हूं कि जो 25 डेज के आसपास की जो क्लासेस हैं, ठीक है ना, उस क्लासेस में अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रीलिम्स को लेकर के कोई समस्या नहीं आएगी। और जो पूरी टीम है पूरे जीएस के लिए, इतना बेहतरीन मॉड्यूल आपके लिए बना हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा को से कोई समस्या नहीं आएगी। जब आप प्रारंभिक परीक्षा में बैठोगे, अपीयर होंगे आप, उस भरोसे के साथ विल पावर जगा रहेगा, आप आराम से प्रश्नों के उत्तर को दे सकते हैं। समय की प्रतिबद्धता भी होगी, इसीलिए कंटिन्यूटी अगर आपके पास है, कोई भी एक क्लास मेरी मिस नहीं होनी चाहिए। और ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन का आशय ये नहीं है कि आपने अपने लैपटॉप पे क्लासेज स्टार्ट कर ली और ब्रेकफास्ट करने लगे, ठीक ना, उसको ऑन करके किसी और से बात करने लगे, व्हाट्सएप करने लगे, किसी से फोन पे बात करने लगे। नहीं, ये क्लासेस का मतलब है कि शुरू से आखिर तक, जब तक वाइंड अप हो रहा, उसके बाद भी कोशिश ये करिए कि आधे घंटे 1 घंटे का जो टाइम क्लास के बाद हो, क्लास को प्रॉपर वर्कआउट करिए, प्रॉपर उसकी अप्रोच को समझने की कोशिश करिए। और ये अप्रोच, क्योंकि आपका एक ही काम है, और वो काम क्या है? अपने आप को भावी प्रशासक के रूप में समाज के सामने, देश के सामने, राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करना, और कोई काम नहीं है। इसलिए सच को साथ लेकर के चलिए। ये नहीं कि 30-40% है और आई नो वेरी वेल इकोनॉमी जो, और फिर ये वो पूरा माहौल बनाते हैं, कुछ दिन के लिए अपने सुपरस्टार बन जाते हैं, ठीक है ना, और आपका ग्रोथ वहीं खड़ा है, जबकि आपकी एबिलिटी 30-40% की है, 50% की, लेकिन आप वहीं पे अपने ईगो में क्या करते हैं? खड़े हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं।
ठीक है। और 10% की एबिलिटी वाला बच्चा आप ही के सामने आता है और वो धीरे 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 आपको क्रॉस करते हुए चला जाता है आगे। जब एडमिट कार्ड स्टार्ट होते हैं आने के लिए या जब माहौल बनने लगता है 1-2 महीना पहले, तब आपको ध्यान में आता है, ठीक है ना। तो थोड़ा मेहनत करने की कोशिश करते हैं, फिर जाते 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 वो आगे निकल जाता है और वो क्लिक कर जाता है, सामने क्वालिफाई कर जाता है और आपके सामने एग्जाम्पल हो जाता है कि हम किस प्रकार से हमारे ही नोट्स, हमारे ही सपोर्ट, हमसे ही पूछ करके उस बच्चे ने इस बार आईएएस क्वालिफाई कर लिया। आप ही का मित्र, आप ही का दोस्त, आप ही का छोटा भाई या जो भी आपका सहयोगी सहपाठी है निकल जाता है। आप उदाहरण बनिए, आप उदाहरण बनने के लिए हैं और उदाहरण बनिए और हम सबके सपनों को पूरा करने का प्रयास करिए। सिलेबस आपको पता ही है, लेकिन सिलेबस पता होने के साथ साथ मैं ट्रेंड बताने की कोशिश करिएगा कि इसमें जो सिलेबस में नहीं लिखा है, ठीक है ना, वही अक्सर 40-50%, आधे आधे का फर्क समझ लो कि अक्सर वो सवाल पूछे जाते हैं। इसमें कहीं भी शेयर बाजार नहीं लिखा है, लेकिन 2023 में उससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं। अभी प्रश्नों को हम देखने का प्रयास करेंगे। सिलेबस तो लिख दिया है, जैसे मान लीजिए आर्थिक और सामाजिक विकास, आर्थिक और सामाजिक विकास। तो जो आर्थिक है और सामाजिक विकास स्थिति को हमने पढ़ लिया। उसके पास सतत विकास, संवहनी विकास, इसमें एसडीजी इंपॉर्टेंट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। फिर इन्होंने क्या गरीबी टर्म्स यूज किया है, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहले। कितना आसान सा आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, कितना आसान सा पाठ्यक्रम है। लेकिन ये जो आसान सा पाठ्यक्रम है, खुद आप, मैं तो आपके साथ एनालिसिस करूंगा, प्रश्न जो पूछे गए हैं विगत कुछ सालों में, आपको लगभग 10-20 साल के जितने प्रश्न हैं उसको सॉल्व करना चाहिए। कुछ तकनीक पे भी हम बात करेंगे आपके साथ। लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर आर्थिक और सामाजिक विकास, कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसको कंटेंट बना लेते हैं 4-5 पेज में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सहस्त्राब्दी सतत विकास लक्ष्य, उसके बाद एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, बहुआमी मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, गरीबी की माप वगैरह कैसे, उसको देख लेते हैं। इसमें बेरोजगारी कहीं नहीं मेंशन किया गया है। क्या बेरोजगारी से सवाल नहीं बनते हैं? आएंगे, पूछे जाते हैं। समावेशन शब्द यूज किया गया है। जनसांख्यिकी, डेमोग्राफिक, डिविडेंड वगैरह आपसे पूछे जाएंगे। सामाजिक क्षेत्र में की गई पहले, और ये जो आदि है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अर्थात आशय ये है पूछने का, कहने का, कि जो बिटवीन द लाइंस है, ठीक, ध्यान रखना। प्रारंभिक परीक्षा को क्या करना है, अगर इनिशिएटिव लेकर के चलना है, यानी प्रारंभिक परीक्षा को 100% आपको क्वालिफाई करना है, ये दृढ़ प्रतिज्ञ आप हो जाइए, तो उसके लिए क्या करना होगा, इस वाक्य के बीच में, इस 2 लाइनों के बीच में
जो इनविजिबल है, अदृश्य है, अदृश्य शक्ति, उसको बिना समझे मुझे नहीं लगता कि ईमानदारी के साथ 100% गारंटी के साथ आप क्वालिफाई कर जाओगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। 100% गारंटी के साथ। मस्ट बी रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है ना। इसके बीच के आशय को समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कहा आर्थिक, फिर यहां पे एक टर्म्स यूज कर दिया, और सामाजिक विकास, ठीक। तो जो आर्थिक विकास है, और टर्म्स यूज किया है, और जो आर्थिक विकास है वह क्या है। आर्थिक विकास के मेजरेबल जो पॉइंट्स हैं उनको हमें समझना है। आर्थिक विकास और सामाजिक विकास, और आर्थिक और सामाजिक विकास हासिल करने के बाद भी, ध्यान रखना, शब्दों पे ध्यान रखना, इसलिए क्लास पूरी तरह से ऑफलाइन की तरह लेकर के चलना। आर्थिक और सामाजिक विकास हासिल करने के बाद भी अगर आर्थिक प्रगति नहीं है, ध्यान रखना, आर्थिक प्रगति नहीं है, प्रोग्रेसिव इकोनॉमी के जो मानदंड हैं, मॉनिटरेबल पॉइंट हैं, जिसमें आप गुणात्मक और मात्रात्मक जो शब्द आते हैं, वह अगर सकारात्मक रूप से नहीं है तो आपका आर्थिक और सामाजिक विकास का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और वही प्रगतिशीलता, वही आर्थिक प्रगति आपको समावेशन की तरफ लेकर के जाएगी, ठीक है ना। ध्यान रखना, आप अगर देखोगे अब देखो, जैसे मैं इसी सवाल पे देख रहा हूं कि ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए। और कथन 2, कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023, ठीक। ध्यान देना, समझने के प्रयास करना। मैंने बात की है आपसे कि जब तक उसमें छुपी हुई चीज है, कि जब तक जैसे ये प्रश्न देखो, जैसे मेंस में भी इस बार आया कि सूक्ष्म भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास MSMED अधिनियम 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र और मशीन में निवेश 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच है, वे मध्यम उद्यम हैं। 2,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? समझने का प्रयास करो। मैं जहां लेकर के आपको आने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल आपको मैंने दिखाए, इसलिए ये सभी को हम लोग अच्छे से सॉल्व भी करेंगे, समझेंगे भी। और ठीक है, यानी जो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकते, और आईएएस स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। सेलिब्रिटी ऑफ द इंडिया बनने के लिए नहीं किया जा सकता। अभी मेंस में, प्रीलिम्स में मैं बताता हूं कि जो हाउस वाइफ हैं, महिलाएं हैं, वो केयर इकोनॉमी का पार्ट है, वो सिर्फ केयर करती हैं। कहते हैं ना कि हाउस वाइफ की, यानी जो महिला हैं, गृहिणी हैं, ठीक ना। हम तो अब आपसे बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि आप हाउस वाइफ नहीं, हाउस मेकर कहिए, ठीक है ना। हाउस वाइफ की जगह हाउस मेकर। ये मेरी माँ हाउस मेकर हैं, घर को बनाती हैं, घर बनाती हैं, घर को घर बनाती हैं। तो हाउस वाइफ की जगह हाउस मेकर, तो हाउस मेकर शब्द अच्छा रहेगा। हाउस मेकर बताता हूं प्रीलिम्स में कि उससे मेंस के सवाल पूछे गए हैं। प्री का ये मेरा एक इंटरप्रिटेशन एनालिसिस होता है, और वहां कोई सोच भी नहीं सकता कि उससे मुख्य परीक्षा के सवाल इस साल पूछे गए हैं। कि कहता हूं कि हाउस वाइफ की जो एक्टिविटीज है, जो गतिविधियां हैं, नॉट कन्वर्टेड टू मॉनेटरी वैल्यू, उसे मौद्रिक रूप में परिवर्तन नहीं किया जाता है, ठीक। तो उनकी जितनी भी गतिविधियां हैं जो सेवा दे रही हैं घर में, उसको आप मौद्रिक रूप से परिवर्तित नहीं करते, मॉनेटरी रूप से वो कन्वर्ट नहीं होता, तो उनकी जो भी एक्टिविटीज है वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। लेकिन वही मदर हैं, बहन हैं, वाइफ हैं, अगर कोई जॉब कर ले रहे हैं तो उनकी जगह पे एक कुक रखा जाएगा जो काम करेगा, एक मेड रखी जाएगी जो काम करेगी, कोई सिक्योरिटी के लिए घर पर रखा जाएगा। तो जो उनको आप पैसा देंगे वो पैसा राष्ट्रीय आय का हिस्सा हो जाएगा। माँ खुद करें, वाइफ खुद करें, तो वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है, वो केयर इकोनॉमी का पार्ट हो जाती हैं। समझना, ठीक ना। इसलिए मेंस और प्रीलिम्स अलग नहीं है। देखो 2023 में प्री में एमएसएमई को पूछा गया, और वो जो एमएसएमई को सवाल पूछे गए हैं वो कंसेप्ट का एनालिसिस है। ये नहीं कि अधिनियम 2006 निम्नलिखित में से कौन क्या कहता है, नहीं। दो सेंटेंस बना करके उस सेंटेंस में, यानी आपको कंसेप्ट अगर अच्छे से पता है तो आप क्या कर सकते हैं, प्रीलिम्स परीक्षा के जो प्रश्न बन रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग बना रही है, प्रांतीय लोक सेवा आयोग नहीं है कि कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ जाते हैं, ठीक ना। इसके लिए आपसे मैं आज की क्लास में आपके साथ प्लीज एक निवेदन भी करूंगा कि अपने व्यक्तित्व को क्या करिए, एक आईएएस अभ्यर्थी के रूप में नहीं, भावी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में परिवर्तित कर दीजिए। क्योंकि जब आप अपने व्यक्तित्व का, क्योंकि यूपीएससी टोटली गेम ऑफ पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड, ठीक है। जितना सिलेबस का पार्ट है हम आपके साथ मिलकर के करेंगे, और इस सिलेबस के इतर हम आपके साथ काम करेंगे, आपके साथ वर्कआउट करेंगे। और आज प्रॉपर उसको नोट करिए, समझिए, ढालिए, ठीक है ना। किसी पढ़ने से नहीं होगा, उसको पढ़ना कैसे है, उसको कैसे लेकर के अपने
उस व्यक्तित्व के, जो आपका व्यक्तित्व का स्ट्रक्चर है उसमें ढालना है, और उसके बाद आपके अंदर खुद विश्वास हो जाएगा कि ये जो प्रिय आ रहा है मेरा है, मेरा हक है। प्रीलिम्स आते आते फीवर नहीं हो जाए, बात समझ में ना, बुखार ना आने लगे, हॉस्पिटलाइज ना होने लगे। प्रीलिम्स का इंतजार करिए, ठीक है ना, कि जल्दी आ जाए और मेरा प्री हो जाए। होना ही है, क्योंकि आप अप्रोच पे हैं। आप दिल्ली से अपने घर किसी ट्रेन में जाते हैं और उस ट्रेन पे बैठ जाते हैं तो आपको विश्वास हो गया ना कि आप चले जाएंगे। लेकिन ट्रेन नंबर आप ध्यान नहीं दिए और फिर बीच में याद किया, यार मैंने ट्रेन चेक किया कि नहीं, मैं आ गया प्लेटफार्म 9 पे खड़ा हो गया और फिर बैठ गया, और उस ट्रेन उस टाइम वहाँ पे कोई और ट्रेन आई थी, बैठ गए, पता नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना, तो पता चल रहा ट्रेन ने रूट बदल दिया। आराम से, खुद विश्वास, भरोसा रखिए कि क्वालिफाई आप ही करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप हर उस मानदंड को पूरा कर रहे हैं जो एक अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण अध्ययन, भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म से, यूपीएससी के प्लेटफॉर्म से, दृष्टि के प्लेटफॉर्म से, गुणवत्तापूर्ण अध्ययन, संघ लोक सेवा आयोग की मांग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण अध्ययन। कहीं पे लिखा है यहाँ पे कि सामाजिक या उद्योग के शब्द एमएसएमई का पूछने को कहीं लिखा हुआ है? प्रीलिम्स में सवाल पूछे गए एमएसएमई से। कोई बाजार या कहीं पे बाजार, कार्बन बाजार या बाजार या मार्केट आएगी, पोली मार्केट, पोलियोगोनी मार्केट, या जो भी बाजार की बात हुई है, नहीं हुई है, कहीं नहीं लिखा गया है। लिखा गया आर्थिक सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहलें खत्म, आदि 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 आदि, ठीक। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब किसी आप प्रश्न को सॉल्व करें, ठीक है ना, कि मान लीजिए कि प्रश्न ए है, प्रश्न बी है, प्रश्न सी है, ऑब्जेक्टिव ए हो गया, तो अगर आपने कहा कि सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर, तो खुद से सवाल करिए, ध्यान रखना, ओके। काउंटडाउन स्टार्ट हो गया प्रीलिम्स का। आपने किसी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 पे कोई सवाल किया, तय किया, ठीक, और ए बी सी डी, सी इज राइट आंसर, तो क्वेश्चन पूछो क्यों सी इज राइट आंसर होगा? वाई नॉट ए इज राइट आंसर? वाई नॉट बी इज राइट आंसर? वाई नॉट डी इज राइट आंसर? वाई ओनली सी इज राइट आंसर? ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस रीजन, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, ठीक। आपने अपना फ्रेम कर लिया, टाइम लगने दो, ये नहीं कि 20 सेकेंड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सी इज राइट आंसर, अगले 20 सेकेंड में, 15 सेकेंड में क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 डी इज राइट आंसर, आगे चल दिया, सॉल्व कर लिया, नहीं, नो नो नो, तब आप गारंटी से नहीं कह सकते, तब डर बना रहेगा रिजल्ट आने का कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कितनी मेरिट है, कितना है, कैसे है, पूरा एनर्जी लगाए पड़े हैं, ठीक ना। 1-1.5 महीना, 2 महीना रिजल्ट जब तक नहीं आता है तब तक पता चल रहा है कि पूरी तरह से आप क्या हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक। ऐसा बन जाइए, ठीक है ना। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जिन्होंने इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को नहीं पढ़ा है अभी तक, उनको भी इस टॉपिक से दिक्कत नहीं आएगी। हम सब मिल करके उस पर स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे, और जो इकोनॉमी पढ़े हैं उनका वैल्यू एडिशन होगा, जो थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं उनका वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो वैल्यू एडिशन हो जाएगा, जिनको नहीं पढ़ा, नहीं आता है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक, ये गारंटी है मेरी।
ऑन बिहाफ ऑफ विकास सर, ये गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। डर लगता है ना, डर नहीं लगेगा इस पे। आप क्या करिए, जिस पे हम भी वर्कआउट करेंगे और आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा। हम 2 घंटे की क्लास में आपके साथ एक लिमिटेड अप्रोच पे काम करेंगे, लेकिन इतना मैं ट्रांसफर करूंगा आपको, ठीक है ना, कि आप क्या होंगे, आपके अंदर वो चीज पैदा हो जाएगी। क्योंकि फाइनली समय समय जो है ना, आपका साथ छोड़ता चला जाएगा, इसलिए समय की कीमत को समझिए। अब आपने क्या किया कि सी पे रुक गए, और सी पे रुकने के बाद क्या किया आपने, ए को समझा कि ये जो ऑब्जेक्टिव बनाया गया है ये वो किसके साथ सही हो सकता है, बी किसके साथ सही हो सकता है, डी किसके साथ सही हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि G20 समिट, G20 और 21 जो कंट्री है, ठीक है ना, तो आपने लिखा कि 21वां जो कंट्री है वो उसको शामिल किया गया, ये मीटिंग हुआ, ये थीम हुआ, ये कैसे हुआ, ठीक है ना। अब देखिए दिल्ली घोषणा पत्र में G20 समिट का गलियारा बनाया जा रहा, इकोनॉमिक गलियारा, कॉरिडोर, ठीक ना। तो वो कॉरिडोर यूरोप तक, वो कैसे कैसे उसके रूट पे बात हुई है, ये सवाल बन सकता है। उस वक्त आपको एग्जामिनेशन में लगेगा यार ये तो हाईलाइट ही नहीं हुआ था मैगजीन में या बाकी जगहों पे, एक हुआ था ना दिल्ली घोषणा पत्र में। यानी रुकिए, मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां स्टॉप, ये रीड बिटवीन द लाइन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और जिस दिन ये सॉल्व करने की टेक्निक आपके पास आ गई, ठीक ना। अब एमएसएमई से प्रीलिम्स में सवाल पूछे हैं, ध्यान रखना, और एमएसएमई से मेंस में सवाल पूछ दिए हैं। तो ध्यान रखना, प्रीलिम्स में जिस टॉपिक को वो टच करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की बात कर रहा हूं, संघ लोक सेवा आयोग टच करता है किसी टॉपिक विशेष को, तो समझना कि वो मेंस में भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस मेंस में जिस टॉपिक को टच किया है उस टॉपिक से संबंधित 2023 के मेंस में, 2024 के प्रीलिम्स में उस टॉपिक से प्रारंभिक परीक्षा में सवाल आ सकते हैं। ये गेम है पर्सनालिटी का। अब उस पर्सनालिटी को डेवलप करके आपने अगर अपने पढ़ने के अप्रोच को सेट कर दिया उसके साथ, तो कहां दिक्कत होती है यार। पहला प्री, पहला मेंस, पहला इंटरव्यू, क्वालिफाई, कोई दिक्कत, बट सेट करना पड़ेगा। नहीं कि पीजी में हॉस्टल में सो के आ रहे हैं, पूरा माहौल बना के, अब हॉस्टल के बाहर बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ माहौल बना रहे, यार 6 घंटे से 7 आवर से पढ़ रहा था, बड़ा थक गया हूं, खुद को धोखा देंगे आप। दृष्टि परिवार आपके व्यक्तित्व को विकसित कराने में मदद कर रही है, और आप क्या होंगे, हमारी देश की आन बान शान, परिवार के होंगे, समाज के होंगे, राष्ट्र के होंगे। इसको बेहतर बनाना होगा आपको, ठीक ना, क्योंकि आप हैं जो क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक ना। तो सवाल के मॉड्यूल, उसके लिए क्या करना होगा, स्टॉप, ये फुल स्टॉप रुक देना आप। एक कामा लगाया हुआ, आप जानते हैं क्या कितनी बड़ी बात है, कामा लगाने का कितना बड़ा सेंस है, ठीक है ना। ओके, पॉज लेते हुए जाना है, बोलना है, ठीक है ना। जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉज लीजिए, पॉवर्टी। रुकने का सेंस क्या है, जब आप रुकेंगे, स्टॉप, तो स्टॉप जब रुकेंगे तभी तो देखेंगे कि इसके बीच का आशय क्या है, इस वाक्य का आशय क्या है, ठीक। आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखने का आशय क्या है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कैसे है, नहीं, भारतीय संदर्भ में उसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए, वैश्विक स्तर पर उसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए, पिछले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए क्या क्या वैश्विक स्तर पर और भारत में क्या क्या प्रयास हुए हैं। आपको जानने का, आपसे जानने का हक तो संघ लोक सेवा आयोग को बनता है ना,
कि इसके पास पावर दे रहा हूं भारत के संविधान की, इसके पास पावर दे रहा हूं भारतीय अर्थव्यवस्था के पॉलिसीज एंड प्लान के इम्प्लीमेंटेशन का, तो भाई उसका जानने का हक है ना कि आप उस अप्रोच से जान रहे हो कि नहीं। शोधपरक जानकारी तो आपके पास नहीं है, ठीक है ना। आपका व्यक्तित्व उसको समझने का प्रयास करता है कि नहीं, वो अवेयर है कि नहीं अपने आसपास से, अपनी इकोनॉमी से, अपने आसपास के होने वाले डेवलपमेंट से, अपने देश में होने वाले नए नए इनोवेशन से। अटल इनोवेशन मिशन क्यों नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है ना, उसकी इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है। क्यों नहीं पूछा जा सकता है सहकार से समृद्ध, कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत ज्यादा हाईलाइटेड, सहकारिता मंत्रालय, तो वगैरह से सवाल प्रीलिम्स में क्यों नहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब है कि जो सिलेबस है वह हिंट के लिए है, एक हिंट कर दिया गया, और अब आपका व्यक्तित्व उसको कैसे समझता है, आपका जो मेंटर है वो कैसे आपको उस प्लेटफॉर्म पे ला के खड़ा करता है, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू सिलेबस, फॉर्मेलिटी पूरा करना नहीं है हमें आपके साथ कि हमने सिलेबस लिखा दिया, गरीबी ये है, समावेशन ये है, जनसांख्यिकी का पूरा हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हो गया, भाई आपका नोट्स तैयार, कॉपी तैयार हो गया, सिलेबस में जो लिखा था हमने करा दिया, हो गया, कंसेप्ट खत्म। नहीं, सिलेबस में जो है वो तो पूरा होगा ही, सिलेबस और उसके साथ जो ऐसी चीजें हैं उसको क्या करना होगा, स्टॉप होना होगा, रुकना होगा। यानी जैसे मैंने कहा था ना अभी कि जो केयर इकोनॉमी है, केयर करने वाली इकोनॉमी, उस केयर करने वाली इकोनॉमी को मोनेटाइज्ड, ठीक ना, इकोनॉमी की तरफ क्या करना होगा, परिवर्तित करने का प्रयास हमको करना होगा, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह का माध्यम हो, या कोई ऐसा माइक्रो फाइनेंस का माध्यम हो, जहां एक केयर इकोनॉमी जो हमारी है, उस केयर इकोनॉमी में जो लोग संलग्न हैं, जो कर रहे हैं, जिसको मॉनेटरी वैल्यू में हम कन्वर्ट नहीं करते उस इकोनॉमी को, तो उस इकोनॉमी को मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करने का प्रयास हमको करना पड़ेगा। मेंस में पूछा है, प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा जा सकता है। उस तरह के कौन कौन से इनिशिएटिव हुए हैं, जाहिर सी बात है इस इनिशिएटिव में पूछा जा सकता है, एंड कॉमा सोशल सेक्टर इनिशिएटिव ATC यहां पूछा जा सकता है, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन इज कि जो इनविजिबल है इसको आपको देखना है, इनविजिबल के लिए आपको रुकना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, रुकने का टेक्निक भी बताया, सिर्फ बातें नहीं कि आपको ट्रांसफर कर रहा हूं कैसे करना, मैं कैसे करना रुकना है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपको रुकना है, किस तरह से रुकना है। मान लीजिए सी इज राइट आंसर है तो वहां स्टॉप हो जाइए, रुक जाइए, ठीक ना। रुकेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, कहते हैं ना कि एनालिसिस, कि सी क्यों सही है, तो उस पर बात होती है। आप अगर इस अप्रोच से अगर पिछले 10 साल के प्रश्नों को आपने सॉल्व किया, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बैठते ही, चाहे बुकलेट A, B, C कोई भी नंबर का मिले, आपको कुछ प्रश्न ऐसे मिलने लगेंगे जो आपको लगेगा कि आपके नोटबुक में आपने उसको नोटबुक में नोट किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तय किया हुआ है। आपके नोटबुक से प्रश्न मिलने, कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आपकी रिकॉल करने की जो कैपेसिटी है, वो रिकॉल करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। रिकॉल करने की कैपेसिटी हाई होते ही जितना आपने पिछले 1 साल से 6 महीने से पढ़ा है वो आपको एकदम पिक्चर की तरह दिखने लगेगा, आप आराम से प्रीलिम्स परीक्षा निकाल लेंगे। जैसे ही बर्डन हुआ, रिकॉल करने की कैपेसिटी क्या हो जाती है, स्लो। रिकॉल करने की कैपेसिटी स्लो होते ही आप होपलेस होने लगते हैं।
1-1.5 घंटे होते होते आपको लगता है मेरा प्रीलिम्स इस बार नहीं होगा। प्लीज ऐसा नहीं होने दिया जाएगा और आप ऐसा नहीं होने देंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आज की क्लास इसी पे चलेगी, ठीक है। और कहने का आशय ये है कि ये जो प्रीलिम्स की टेक्निक है, उस टेक्निक को आपको अपने अंदर लेकर के आना है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आर्थिक और सामाजिक विकास की बात करता हूं, तो उसके साथ साथ हमें आपके साथ साथ, चूंकि सिलेबस को भी साथ साथ डिफाइन करने की कोशिश करिए कि आर्थिक और सामाजिक विकास तो जैसे हम आर्थिक और सामाजिक विकास को फ्रेम करेंगे, तो हमें यहां थोड़ा सा अप्रोच ये डेवलप करना होगा कि आर्थिक विकास और सामाजिक विकास कि जितने भी कंपाउंड यहां पे हम लोग इस चीज को स्पष्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग स्पष्ट करेंगे। और जाहिर सी बात है, आर्थिक जो संकेतक हैं, उन आर्थिक संकेतकों पर जैसे सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय को हम समझने का प्रयास करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 और बजट 2023-24 दोनों को हम इसके साथ जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके प्रीलिम्स के लिए बजट ऑब्वियसली जब राष्ट्रीय आय की बात करेंगे और जैसे कुछ इकोनॉमी के जो टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे स्पेस इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और ये सब जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इत्यादि वगैरह, पैरेलल इकोनॉमी पे फोकस करने का बात करेंगे कि क्या स्थिति है भारत में पैरेलल इकोनॉमी की, समानांतर अर्थव्यवस्था की, समानांतर अर्थव्यवस्था की वर्तमान में क्या स्थिति है, ठीक ना। पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनैतिक अर्थव्यवस्था, उसकी क्या स्थिति है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, स्पेस इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी पेशेंट ने पूछा, केयर इकोनॉमी इत्यादि को हम समझने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय आय को हम विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। कई बार बहुत सारे पढ़ने के बाद भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, तो चूंकि प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लास है, इसमें कोशिश करेंगे कि जितने भी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करें, ठीक है ना, उसके साथ आप कंफर्टेबल रहें, कोई दिक्कत ना होने पाए। उसके साथ हम जो भी सामाजिक संकेतक हैं
उस सामाजिक संकेतकों पे, क्योंकि जो मिसलेनियस इकोनॉमी है वह मिसलेनियस इकोनॉमी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी मिसलेनियस इकोनॉमी, यानी आप सोचते हैं कि यह इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, लेकिन सवाल वहां से बन जाते हैं। आपको लगता है यार ये जो है ना, ये ज्योग्राफी में चला जाएगा, तो न ज्योग्राफी में कंसीडर किया गया, न इकोनॉमी में कंसीडर किया गया, वो बीच में रह गया, वो पूछ दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे सामाजिक संकेतक हैं जिसको सामाजिक संकेतकों से, और पिछले इस साल हाईलाइट हैं उस पर बहुत सारे सेमिनार्स और बहुत सारे डिबेट और बहुत सारे इस तरह के इश्यूज पैदा मुद्दे बने रहे हैं। तो जो पिछले वर्षों में मुद्दे लगातार बने रहे हैं, उन मुद्दों को टच करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न वहां से बनते हैं। प्रीलिम्स परीक्षा क्वालिफाई करने का सबसे बड़ा मंत्र है सवाल बनाना सीखो। सवाल बनाओगे तो जवाब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। गलती क्या करते हैं मेजॉरिटी जो स्टूडेंट है, जो संघर्ष करती है कई सालों तक, ठीक ना। पहले पंचवर्षीय योजना थी तो पंचवर्षीय योजना का दिमाग में बात आ जाता था कि 5 ईयर प्लान, तो 5-5 साल, नहीं, अब पंचवर्षीय योजना नहीं है ना। अब क्या है, एक्शन एजेंडा। स्टार्ट ही कर लो एक्शन से, स्ट्रेटजी बना के करो, ठीक है, स्ट्रेटजी बना करके करो, रणनीति के साथ एक्शन करो। रणनीतिक रूप से अगर आप एक्शन करते हैं तो सफलता आपके पास होगी। तो जितने भी सामाजिक संकेतक हैं, जितने भी सामाजिक इंडिकेटर्स हैं, ठीक है ना, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ठीक है ना, लैंगिक असमानता से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है जैसे, ठीक है ना, इत्यादि। जीवन प्रत्याशा क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जीवन की गुणवत्ता सूचकांक की स्थिति क्या है, उसमें जितने संकेतक हैं उसको हम समझने का प्रयास कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि फिर उस एरिया से जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसमें कोई दिक्कत आएगी, ठीक ना। जो रिपोर्ट आई है 2023 की या जो 2022 और 23, यानी कुछ रिपोर्ट्स इस क्या कहते हैं कि साल के पूरा होने के बाद आती हैं। तो जो 2022-23 की रिपोर्ट आई या 2023 की रिपोर्ट आई है वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उसके साथ हम लोग असमानता रिपोर्ट आई है उसको, ये सभी रिपोर्ट को हम आपके साथ शेयर करेंगे। जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे हम आपके साथ बनाएंगे, हम और आप मिल करके उस प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय के टॉपिक को, जबकि यहाँ पे कहीं नहीं है लेकिन सवाल पूछा जाएगा, ठीक ना, और उसके साथ लिंक करना होगा इकोनॉमिक सर्वे के साथ, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे सेपरेट भी बताऊंगा, सेपरेट भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन संबंधित टॉपिक के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए भी चलेंगे ताकि दिक्कत न आने पाए। वहीं पे मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, बर्निंग टॉपिक रहा है। इन्फ्लेशन आपके सिलेबस में ऑफिशियली प्रत्यक्ष मेंशन नहीं है, लेकिन आर्थिक विकास या सामाजिक विकास या संवहनी विकास या समावेशन के लिए, ठीक है ना, आपको मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना एक आदर्श दर के बीच, आदर्श दर के बीच, जिसको कहते हैं आदर्श मुद्रास्फीति, जिसको कहते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग, लक्ष्यकृत मुद्रास्फीति, तो उसके बीच जो हमारा लक्ष्यकृत है उसके बीच हमें क्या करना होगा, संभल, इसे बीच में रखना होगा। और जैसे उसके बीच में रखेंगे तो यही तो अर्थव्यवस्था में
अस्थायित्व इसलिए जो बेसिक बच्चे हैं वो भी परेशान नहीं होंगे मेरी क्लास में, और जिन्होंने इकोनॉमी से एमफिल किया हुआ है या जो जिनका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है वो भी परेशान नहीं होंगे। आप लोग दोनों लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, दोनों लोगों की जो आवश्यकता है उसका मैं पूरा करने का कोशिश करूंगा। जैसे कुछ बच्चे बेसिक हैं, उनको आदर्श दर नहीं समझ में मेरी भाषा उसको, और लक्ष्यकृत, ठीक है, ओके, चूंकि ये हमारा प्रीलिम्स स्पेशल बैच है तो ये मान के चलूंगा कि आदर्श दर क्या होता है वो आपको पता है, लक्ष्यकृत मुद्रास्फीति, टारगेटिंग इन्फ्लेशन। जो लोग पढ़े होंगे, जो रिवाइज कर रहे होंगे, उनको तो मेरी बात समझ में आएगी 100%, ठीक है ना। यानी जो नहीं आ रहे उनको भी समझना, यानी एक आदर्श दर है जिसको क्लास में मैं बताऊंगा, मैं आज पहली क्लास है इसलिए हिंट कर रहा हूँ। वो आदर्श दर कैसे होती है, लक्ष्यकृत मुद्रास्फीति का थोड़ा सा हम समराइज करते हुए बताएंगे। इतना करेंगे कि आपको समझ आ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल सी बात, अभी थोड़ा सा समझ लो, सिंपल सी बात यह है कि एक मुद्रास्फीति की एक ऐसी आदर्श दर जहां दोनों लोगों को नुकसान न होने पाए, यानी खरीदने वाला और बेचने वाला, खरीदने वाला और बेचने वाले को, दोनों लोगों को अगर नुकसान नहीं होता है तो वही आदर्श दर है। और क्या है, वही आदर्श दर की स्थिति एक लक्ष्य बना दी जाती है। आईएमएफ और आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये आपस में मिलकर के एक टारगेट रखते हैं कि 3% के भीतर प्लस माइनस कर करके, ठीक है ना, एक टारगेट रखते हैं कि इससे ज्यादा हम मुद्रास्फीति को ना बढ़ने देंगे ना घटने, कोशिश की जाती है, ठीक है ना। उसी स्थिति को कहते हैं ना कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है, अगर आपका इन्फ्लेशन स्टेबल है, आइडियल रेट में है, आपका जो टारगेट है, जो लक्ष्यकृत मुद्रास्फीति की दर आपने तय किया हुआ है उसके आसपास है, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। अर्थव्यवस्था में अस्थायित्व है, ठीक है ना। अगर इस तरह से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, मुद्रास्फीति संबंधित माप से सवाल पूछे जा रहे हैं कि कैसे उसको मुद्रास्फीति को मापा जाए, इससे सवाल बनते हैं। और जब उससे सवाल बनते हैं तो आप देखेंगे कि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कि ये कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सरकार ने रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट यानी आरबीआई के माध्यम से इसको कैसे नियंत्रण करेंगे, सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। जो पिछली मॉनेटरी जो आप प्रत्येक 2 महीने में जो मॉनेटरी आती है या कभी भी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लेके आ सकती है, ठीक है ना, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है। तो कहने का सेंस ये है कि जो अपने गुणात्मक या मात्रात्मक उपकरण का उपयोग आरबीआई आपके प्रीलिम्स महीने के 2, 4, 6 महीने पहले जो उपयोग की है, ये आपको समझना होगा। जाहिर सी बात है, हम जब तक उसके कंसेप्ट को आपके साथ शेयर नहीं करेंगे तब तक न्यूज़ पेपर आप ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे रेपो रेट सरकार कांस्टेंट रखी हुई है, बदलाव नहीं कर रही है, ठीक है ना। क्यों नहीं कर रही है भाई, वजह क्या है भाई, समझना। ये तब आपके दिमाग में बात आएगी जब आप उस कंसेप्ट को जानते हैं, जब आप उस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझते हैं, तभी आप कारण पे समझ जाएंगे। वरना फौरन अखबार देखेंगे, क्या है यार, ये पता नहीं क्या होते हैं, ये रिवर्स क्या होता है, ये रेपो रीपर्चेज क्या होता है, रीपर्चेज पुनर्क्रय प्रस्ताव, बैंक दर में तो अलग बोल दिया, ये पुनर्क्रय प्रस्ताव, यहाँ ऑफर टर्म्स यूज किया जा रहा है, प्रस्ताव किया जा रहा है। इसलिए इकोनॉमिक्स टफ नहीं है, इकोनॉमिक्स के शब्द टफ लगते हैं, जब समझ जाओगे तो वो आसान लगने लगेंगे, ठीक है ना। जब जैसे आपने उस शब्दों को समझा, पुनर्क्रय प्रस्ताव, तो आसान हो जाएगा। तो ये जो हमारे क्लास का मॉड्यूल होगा उसमें हम एक एक चीज को समझाते हुए उससे जितने भी प्रीलिम्स में सवाल बनाए जा सकते हैं, बन सकते हैं, आप खुद भी बनाइए, आराम से करेंगे। क्योंकि मुद्रास्फीति में इसकी माप, नियंत्रण
प्रभाव, 3 को हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जो मुद्रास्फीति का जो ट्रेंड है पिछले आपके महीनों में, पिछले 6 महीने का जो ट्रेंड है, एनालिसिस है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब मान लीजिए कि इसको हमने समझ लिया। ध्यान रखना, मुद्रास्फीति उसमें मेंशन नहीं है, राष्ट्रीय आय उसमें मेंशन नहीं है, लेकिन बिना इसको समझे हुए आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय आय हो गया, सामाजिक संकेतक होंगे, आर्थिक संकेतक हो गए, मुद्रास्फीति हो गए, ठीक है ना। अब मैंने बताया कि आप उसके साथ फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। जाहिर सी बात है, यहां बजट, उस कंसेप्ट के साथ न्यू बजट एनालिसिस, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, करंट में क्या पोजीशन है, क्या उसका स्टेटस है, उसके जितने उपकरण हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, 2023-24 में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बजट ने क्या क्या प्रयास किए हैं, राजकोषीय नीति, और नीति टर्म्स यूज किया जाता है, पॉलिसी प्लान नहीं टर्म्स यूज किया जाता है, नीति, बजट। और बजट के साथ हम देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा, किन किन मुद्दों को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है 2022-23 में, इसके अनुसार हम क्लास के को आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को बनाते हुए फ्रेम करेंगे। मान लीजिए समावेशी विकास, समावेशी विकास, समावेशी विकास की स्थिति क्या है, समावेशी विकास कैसे प्राप्त करते हैं, सरकार के इनिशिएटिव क्या है, समावेशी विकास से लाभ क्या है, ठीक है ना, इत्यादि को हम समझने का प्रयास करेंगे। वहीं ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि जो समावेशी विकास है वह आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि से अलग कैसे है, ठीक है। आर्थिक समृद्धि से या आर्थिक विकास से अलग कैसे हैं, वही आर्थिक प्रगतिशील आर्थिक प्रगतिशीलता का आशय क्या है, नोट्स फ्रेम करते हुए चलिए, कॉपी
एकदम मेरी बात को अच्छे मानिए, कॉपी पेन ऑफलाइन क्लास की तरफ बैठिए, देखिए इस क्लास का मजा कितना आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉपी पेन प्रॉपर होनी चाहिए। इंट्रोडक्टरी क्लास है तो इंट्रोडक्टरी क्लास में भी आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ सुनना है और बातें करनी है, नहीं। हमारी स्टाइल है कि उसके बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताते हो चले जाऊंगा जो आपके लिए फौरन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो कंसल्टेशन की बात नहीं करता हूं मैं, सिर्फ कंसल्टेट हो जाइए। कभी कभी क्या होता है, कंसल्टेशन को बार बार कहने से क्या होता है, आप हो जाते हो कि क्या बार बार कोई चीज़ कही जा रही है। इसलिए कहता हूं कि इंटरटेनमेंट एंड इंटरटेनमेंट ओनली, ठीक है ना। इंटरटेनमेंट की तरह बैठिए, और जैसे इंटरटेनमेंट अपने सब्जेक्ट के साथ करने लगेंगे, ठीक है ना, वैसे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वरना सिलेबस आर अनलिमिटेड, सिलेबस आर अनलिमिटेड, वी हैव लिमिटेड टाइम, समय मेरे पास कम है, आपके पास, ठीक है ना। 24 प्रीलिम्स की डेट बहुत दूर नहीं है, और सिलेबस आपकी क्या है, अनलिमिटेड। क्वालिफाई कौन करेगा, जिसने असीमित पाठ्यक्रम और सीमित समय के बीच तालमेल स्थापित कर लिया, वो क्वालिफाई करेगा, ठीक है ना। और जो नहीं तालमेल स्थापित करेगा, खूब अध्ययन के स्वरूप को विकसित कर चुका है लेकिन बैलेंस नहीं बना पा रहा है, समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहा है, पढ़ना बेकार। तो गेम है कि असीमित सिलेबस और सीमित समय के बीच जिसने बेटर बैलेंस कर ली, बेटर समन्वय स्थापित कर लिया, वह क्वालिफाई कर जाएगा। तो जो आर्थिक विकास है, अब आर्थिक विकास ध्यान रखिए, खुलता चला जाएगा क्लास, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जब उस हिसाब से आप जाओगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि अलग कैसे है भाई समावेशी विकास से? समावेशन शब्द तो यूज किया गया प्रीलिम्स के सिलेबस में। तो आर्थिक प्रगति क्या है? रीड बिटवीन द लाइन, लाइन के बीच समझिए आर्थिक प्रगति का आशय क्या है, इसके कौन कौन से संकेतक हैं। ठीक ना, होता है ना कभी कभी आईएएस के एग्जाम में आप जाते हो कि ये टॉपिक तो इस बुक्स में मैगजीन में मेंशन है, लेकिन जो पूछा वो नहीं है। आप बड़े खुश होकर के यार इसका आंसर तो ये मिल जाएगा, लेकिन जो पूछा वो नहीं है। क्लोज जा करके सिलेबस को फ्रेम कराया गया है, लेकिन जो यूपीएससी टच किया है वो सिलेबस में, वो आपके एनालिसिस में नहीं है, तो क्या फायदा। ठीक है, हर बातें आपके नोट्स में नहीं आ सकती हैं, हर बातें आपके पढ़ाने में आप उसमें नहीं आ सकती है, लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं कि 50-60%, 70% आपके एक्यूरेट स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर क्वेश्चन सवाल बन सकते हैं, तो बाकी कौन क्वालिफाई कराता है? आपका व्यक्तित्व। व्यक्तित्व कैसे बनेगा? जब मेरी क्लास को 1 मिनट के लिए भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। जब तक 1 मिनट के लिए अगर बीच में ब्रेक कर लेंगे तो फिर वो सीक्वेंस नहीं मिलेगा। जब वो सीक्वेंस में नहीं मिलेगा, आज तो फर्स्ट डे है, मैं चाहता हूं कि आज भी आप न 1 मिनट के लिए छोड़ें, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि जब आप आर्थिक प्रगति और समावेशी विकास की स्थिति को समझ जाएंगे, तो यहाँ से जितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं उसके लिए कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, और जैसे ही कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो आपका डर खत्म हो जाएगा, और डर खत्म होते हुए आपका एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आएगी कि जो आपको क्वालिफाई कराएगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये फिस्कल पॉलिसी का कंसेप्ट है, तो यहाँ पे राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में सवाल पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, स्थिति पे सवाल आ सकती है कि कैसे उसको बेहतर बनाएंगे, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, कुछ इसमें हम लोग ये समझने का कंसेप्ट चलेंगे प्रीलिम्स में, जैसे इसमें
मुद्रा एवं बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। इस बैंकिंग में खासकर स्पेशली हम चलने का प्रयास करेंगे कोऑपरेटिव बैंकिंग की तरफ। यहां कोशिश करेंगे कि जो सहकारी बैंकिंग है लगातार पिछले वर्षों में करंट में ज्यादा हाईलाइटेड है, सहकारी बैंकिंग को लेकर के बहुत सारी पॉलिसीज फ्रेम हो रही हैं। सहकारी भावना जो है, इस सहकारी बैंकिंग, सहकारी समिति, सहकारी समितियों का जो रोल है, समितियों की भूमिका इत्यादि को ज्यादा फोकस करने की एक रिक्वायरमेंट है। सप्लाई ऑफ मनी की क्या स्थिति है, आपूर्ति, मुद्रा की आपूर्ति, क्योंकि यूपीएससी में सवाल पूछे गए हैं ब्रॉड मनी M3, ठीक है ना। यहां से संकीर्ण बैंकिंग से बहुत तरह के सवाल पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो M3 क्या है, M3 को समझने का प्रयास, यानी सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा आपूर्ति की स्थिति, ठीक है ना। जैसे होता है ना, आपने पढ़ा होगा कि M1 M3, तो M1 क्या कहते हैं, संकीर्ण मुद्रा है। M3 क्या है, ब्रॉड मनी है, व्यापक मुद्रा है, ठीक है ना। इससे सवाल पूछे गए यूपीएससी में। यूपीएससी में सवाल पूछे गए कि जो M1 M2 M3 M4 है, तो ये इसकी लिक्विडिटी आर्डर, यानी इसकी तरलता घटते क्रम में है कि बढ़ते क्रम में है, ठीक। M1 यानी मनी 1 डिवाइड किया गया, जो लोग इस थोड़ा सा अगर इकोनॉमिक्स नहीं जानते हैं, तो M1 मनी 1, ठीक है ना, मनी 2 मनी 3 मनी 4, ठीक है। तो M1 और M3 में बैंकिंग के पैसे होते हैं, M2 M4 में पोस्ट ऑफिस के पैसे होते हैं। तो अगर M1 क्या है, जो मार्केट में फ्लोइंग मनी है, ठीक है ना, आपके पास जो पैसा है, आपकी जेब में जो पैसा है, वो क्या है, M1 है। बताऊंगा टॉपिक में भी, लेकिन वो क्या है इस टाइम समझो, वो M1 है, ओके। M2 में क्या, पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स होते हैं। M3 में क्या होता है, बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक ना। M1 में क्या है, बाजार में जो पैसा फ्लो हो रहा है वो है, ठीक है। और जो सेविंग्स है बैंक में, यानी जो आपका ATM है, क्रेडिट कार्ड है, वो M1 है। आपके पॉकेट में जो पैसे इस वक्त हैं वो M1 है। माँ के अलमीरा में जो पैसे हैं M1 है। बाजार में जो पैसा प्रवाह कर रहा है वो M1 है, सेविंग बैंक, सेविंग अकाउंट के थ्रू। पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट का पैसा जो है वो M2 है। M3 में क्या है, जो पैसा फिक्स डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट है बैंक में, वो क्या है, M3 है। और M4 में क्या है, जो पैसा टर्म डिपॉजिट है यानी फिक्स डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस में, वो M4 है। तो कहने का आशय ये है कि M1 से लेके M4 में जो तरलता हो रही है, तरलता, लिक्विडिटी यानी खर्च होने की संभावना या मिलने की संभावना, वो क्या हो रही है, धीमी होती चली जा रही है, यानी तरलता घटते क्रम में है, ठीक ना। जैसे M1 आपके पास पैसा है, M1 आपके पास मनी है, थोड़ी सी बात में क्या हो जाएगा, आप उसे खर्च कर डालेंगे, ठीक। 2-4 फ्रेंड्स ने मिल करके आपको कहा आज बड़ी स्मार्ट लग रहे हो भाई, ठीक, अरे क्या स्मार्टनेस है, क्या स्टाइल है। एक आया
सेकेंड दोस्त आया, वो भी बोला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला बोला, फिफ्थ वाला फ्रेंड्स बोला। क्या स्मार्टनेस है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। सिक्स फ्रेंड्स आया, कहा यार कुछ पार्टी हो जानी चाहिए। फौरन आप, माहौल बन ही चुका है, आपने पैसा खर्च कर दी, पार्टी दे दी, ऑर्डर कर दिया, ठीक। पैसा क्या हो गया, खत्म हो गया। उसकी तरलता क्या हो गई, हाई है। आपके पास पैसा नहीं है, न एटीएम है, न आपके पास फोन पे है, वो भी नहीं चल रहा है। क्या यार मेरे पास कुछ फिक्स डिपॉजिट के डॉक्यूमेंट्स है, कहो तो बैंक से एक्सचेंज करा के पार्टी दे दूं। तो आपके दोस्त कहेंगे यार ये भी कोई बात है, चलो हम ही लोग तुम्हारे नाम पे पार्टी दे दें। यानी उसके, उसकी तरलता क्या है, आपके पॉकेट में रखे गए पैसे से क्या है, कम है, खर्च होने की संभावना कम है। बात समझ में आए। आपने क्या किया, तो आपके पॉकेट में जो पैसा है वो संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है, नैरो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है। और जो आपके पास M3 है, यानी बैंक में जो फिक्स्ड डिपॉजिट आपने किया है, ठीक ना, वो पैसा क्या है, आपके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगा, व्यापक उद्देश्यों को पूरा करेगा। आपने रखा है कि 10 साल बाद, 8 साल बाद, 15 साल बाद उसको निकालेंगे और उस पैसे को हम क्या करेंगे, कहीं और खर्च करेंगे। बात समझ में आई। कोई कोई फंक्शन है वहां, या कोई जमीन खरीद, जो भी आपका बड़ा ऑब्जेक्टिव्स है। तो इसलिए M3 क्या हो गया, ब्रॉड मनी हो जाता है, और M1 क्या हो जाता है, नैरो मनी हो जाता है, संकीर्ण मुद्रा हो जाती है। एक संकीर्ण मुद्रा, एक व्यापक मुद्रा। M2 और M4 चूंकि पोस्ट ऑफिस से लगा हुआ है, ठीक है ना, तो वो पोस्ट ऑफिस की की अलग से उसमें आएगा, क्योंकि RBI के डायरेक्ट नियंत्रण में नहीं होता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस सरकार का अपना डिपार्टमेंट है, ठीक है। कहने का सेंस ये है कि इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें बहुत सारे और कंसेप्ट हैं, L1, L2, L3, बहुत सारे मुद्रा की आपूर्ति के नए कंसेप्ट्स एडॉप्टेड हैं, उस पर हम बात करेंगे। वहीं पे हम बैंकिंग को समझने का प्रयास करेंगे। और यूपीएससी में चूंकि ये ज़्यादा इस साल और वर्तमान में कोऑपरेटिव मेथड्स की जो फिलॉसफी है वो ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, तो इसमें सहकारी समितियों की भूमिका, सहकारी समितियों में कौन कौन वर्तमान में कौन कौन सी समितियों ने एक सहकारी बैंकिंग के संकल्प को, और स्वयं सहायता समूह के साथ साथ कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में सूक्ष्म वित्तीयन के माध्यम से आर्थिक विकास को या समावेशन को सुनिश्चित करने में अपना रोल प्ले किया। बात अब समावेशन की है, अब बात चलिए बैंकिंग की, ठीक ना। ओके, समावेशन शब्द यूज कर लिया यूपीएससी ने कि समावेशन, अब समावेशन एक शब्द यूज कर लिया, लेकिन समावेशन बैंकिंग में भी है। समावेशन जो भी सामाजिक जो इनिशिएशन है, इनिशिएटिव जो लिया गया उसमें है। बैंकिंग में हर जगह समावेशन की बात आएगी। एक जगह समावेशन टर्म्स यूज कर लिया तो जाहिर सी बात है उस समावेशन को, समावेशी विकास की संकल्पना को सुनिश्चित करने के लिए सहकारी समितियों का बैंकिंग की क्या भूमिका है, बैंकिंग सेक्टर ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जिससे समावेशन हासिल हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर ने कौन कौन से ऐसे रोल प्ले कर रहे हैं कि जिससे हमारा क्या हो रहा है, आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि की दर में वृद्धि को सुनिश्चित करने का माध्यम बैंकिंग बन रहा है, उसके माध्यम से कैसे कर पा रहे हैं इत्यादि को हम समझने का प्रयास करेंगे। वहीं पे हम देखेंगे कि जो बैंकिंग कंसेप्ट है, वो बैंकिंग का जो विकास है वो विकास की स्थिति क्या है, ठीक है ना। बैंकिंग विकास, उसकी भूमिका की, बैंकिंग विकास का क्या रोल प्ले होगा, ठीक। जाहिर सी बात है समावेशन के लिए करारोपण इंपॉर्टेंट है। करारोपण के
से हम आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, समावेशी विकास, आर्थिक प्रगति इत्यादि कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक, करारोपण किस प्रकार से राजकोषीय अस्थायित्व प्रदान करता है। करारोपण से औद्योगिकीकरण, में सुगमता, इसके माध्यम से एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस इत्यादि को के स्थापना में तीव्रता कैसे प्राप्त हो जा पा रही है। ठीक ना। करारोपण से किस प्रकार से हम ट्रिकल डाउन सिद्धांत को लागू कर सकते हैं इत्यादि। इत्यादि को हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। फिर हम इसको साथ यहां थोड़ा सा वित्त आयोग, वित्त आयोग और वर्तमान में वित्त आयोग की भूमिका और वित्त आयोग की भूमिका समावेशी विकास में, वित्त आयोग की भूमिका आर्थिक समृद्धि में, वित्त आयोग की भूमिका आर्थिक विकास में, वित्त आयोग की भूमिका किसमें, आर्थिक असमानता को दूर करने में, आर्थिक असमानता आर्थिक असमानता को दूर करने में। ठीक है ना। वहीं पे टर्म्स यूज किया यूपीएससी ने, गरीबी, जाहिर सी बात है गरीबी कितने प्रकार की होती है। गरीबी के लिए, गरीबी की माप के लिए विश्व स्तर पे और स्पेशली नीति आयोग के स्तर पे गरीबी के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं गरीबी दूर करने के लिए। तो जाहिर सी बात है इसके साथ बिना बेरोजगारी समझे, बिना बेरोजगारी को समझे हम गरीबी के उस आशय को समझ नहीं पाएंगे। और गरीबी बेरोजगारी का एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है हमें समझना होगा कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इसकी बहुत कम फोकस करना होगा। लेकिन नीति आयोग
नीति आयोग द्वारा उठाए गए कदम नीति आयोग द्वारा उठाए गए कदम ये महत्वपूर्ण रूप से आपकी गरीबी और बेरोजगारी के इस आशय को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से गरीबी और बेरोजगारी को हम दूर कर सकते हैं, और उसके लिए सरकार ने मनरेगा का माध्यम या जो भी योजनाएं चल रही हैं उसको कैसे हम उस स्तर पे लेकर के जा कर के आराम से हम गरीबी बेरोजगारी को दूर करने का हम क्या क्या कदम उठा रहे हैं, क्या क्या हमारी पहल है। इसमें हम बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी के मानक कैसे होते हैं, बेरोजगारी की माप कैसे होती है, गरीबी की माप कैसे होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। गरीबी की माप कैसे होती है, ठीक है ना, ओके। और मापने के बाद गरीबी या बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, और स्पेशली फोकस करना होगा नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके लिए क्या क्या पहल। G20 समिट में इसके लिए G20 समिट ने हमारे जो योजनाएं हैं, कुछ योजनाओं की G20 समिट में सराहना किया गया है, ठीक है ना, कि भारत सरकार जो है इस तरह के इनिशिएटिव ले करके अपने वहाँ गरीबी निवारण या बेरोजगारी दूर करने के लिए जो सरकार ने सामाजिक रूप से जो कार्य कर रही है, सोशल इनिशिएटिव, उसके लिए G20 समिट ने थैंक यू बोला, अप्रिशिएट किया, ठीक है। तो उस पे हम लोग क्लास पे बात करेंगे कि किस तरह से प्रश्न बनाए जा रहे हैं, कैसे बनाए जा सकते हैं, किस किस एरिया से। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP प्रॉपर इसमें कहीं है नहीं, लेकिन उसको समझने का प्रयास करेंगे। जो कृषि है, कृषि संबंधित जो मुद्दे हैं, संबंधित मुद्दे, इस कृषि संबंधित मुद्दों पर जो वर्तमान में हाईलाइटेड हैं, जिससे सवाल प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, आदि वाले टॉपिक में, तो वहाँ से हम लोग इसको फ्रेम कर सकते हैं। बहुत सारे, जैसे इसमें जो सब्सिडीज़ है, यहाँ से सवाल, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है MSP है, वहाँ पे सवाल पूछे जा सकते हैं इत्यादि, पूछे गए हैं, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि मैं इसके बाद पूरा आपको जितने क्वेश्चंस पूछे गए उसको सॉल्व भी कराएंगे इकोनॉमिक्स में विथ एनालिसिस, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको बाकी चीज़ें कैसे करनी है, ठीक। और किसी का जो ट्रेड है, खासकर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन, तो क्या स्थिति है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन की, कृषि व्यापार की, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार क्या उसकी स्थिति है, इसको हम लोग यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। और इत्यादि जो मुद्दे हैं उसको समझेंगे। वहीं कृषि के ट्रेड के साथ साथ हम बैलेंस ऑफ ट्रेड और BOP, बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। विनिमय दर
आयात निर्यात, डिवैल्यूएशन, मुद्रा अवमूल्यन, इत्यादि। इसी में हम समझने का प्रयास करेंगे बौद्धिक संपदा यानी ट्रिप्स, ट्रिम्स, यानी जो पेटेंट है दो तरह के होते हैं, कॉपीराइट पेटेंट एंड प्रोसेस पेटेंट, प्रक्रिया। प्रक्रिया का पेटेंट और कॉपीराइट, यानी कहने का आशय यह है कि जितना भी पेटेंट लॉ है उसको समझने का प्रयास करेंगे आपके साथ। यूपीएससी के लिए सिर्फ योग्यता की आवश्यकता नहीं है। यूपीएससी के लिए सिर्फ योग्यता की आवश्यकता नहीं है। यूपीएससी के लिए क्या करना है? अतिरिक्त योग्यता की आवश्यकता है। योग्यता की आवश्यकता नहीं है, अतिरिक्त योग्यता की आवश्यकता है। तो जाहिर सी बात है, जब आप बौद्धिक संपदा और पेटेंट और ट्रिप्स की बात करेंगे तो बिना निवेश मॉडल को कैसे समझ के कर सकते हैं निवेश? और बेसिकली एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई, ठीक ना? एफडीआई की क्या स्थिति है, एफपीआई की क्या स्थिति है, एफआईआई की क्या स्थिति है? वर्तमान में एफडीआई, एफआईआई और बाकी की स्थिति क्या है? जनसंख्या डिविडेंड क्या है? जैसे हम लोग समझेंगे जनसांख्यिकी में, तो जनसांख्यिकी में जनसंख्या लाभांश और जनसंख्या लाभांश से आर्थिक विकास कैसे प्रभावित होगा, आर्थिक समृद्धि कैसे प्रभावित होगी, ठीक ना? आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि कैसे प्रभावित होगी? जनसांख्यिकी, यानी वहाँ जनसांख्यिकी में एक इम्पॉर्टेंट है जनसंख्या लाभांश। जनसंख्या लाभांश, पॉपुलेशन डिविडेंड, उससे बड़ा अच्छा मेथड है उसको निकालने का, और बड़ा अच्छा कंसेप्ट है उसे समझने का कि जनसंख्या हमारी संपत्ति है। जैसा आता ना कि भारत की आर्थिक समृद्धि में सबसे ज़्यादा नकारात्मक स्थिति क्यों है, बाधाएं क्या हैं, बैरियर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक ना? भारत के आर्थिक विकास में बाधा क्या है? तो सबसे पहले आप क्या कहते हैं? सबसे पहले बाधा है जनसंख्या। नहीं, भाषा बदलिए, इंटेलेक्चुअल कहने लगे हैं जनसंख्या क्या है? हमारी संपत्ति है। जनसंख्या हमारी ओन असेट्स, जनसंख्या बैरियर नहीं है, जनसंख्या बाधा नहीं है। आप बड़ी हैरान हो रहे होंगे ना, ऐसे थोड़े ना अतिरिक्त योग्यता की बातें आएंगी। जनसंख्या हमने बाधा माना, गांव गांव तक पहुंचाया, हाँ, कैंप लगवाए, जागरूकता कैंप लगवाए, हमने बाधा किसको मान लिया? बालिकाओं को, बच्चियों को।
उनकी भ्रूण हत्या होने लगी, फीमेल फेटिसाइड। ठीक। और सबसे अफसोस और दर अफसोस की बात क्या हो गई कि उस क्या होने लगा, बच्चियों के जन्म 0 से 5 साल की उम्र तक के बच्चियों की मृत्यु दर बालकों से अधिक होने लगी। ठीक। जबकि एट द टाइम ऑफ बर्थ, विश्व बैंक भी कहता है, वेदास भी कहता है, धार्मिक भी और वैज्ञानिक अवधारणाएं दोनों हैं कि जब एक समय एक ही जगह किसी भी देश में, किसी भी परिस्थिति, किसी काल में जब एक ही समय में 2 बालक और बालिका जन्म लेती हैं तो बालिका की जीवन प्रत्याशा बालक से अधिक होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक। तो जब जन्म के समय दोनों की जीवन प्रत्याशा बालिका की अधिक होती है, लेकिन 5 साल के होते होते 0 to 6 एज का जो मानक है, 0 to 6 एज आते आते क्या हो जाता है, मोर्टेलिटी रेट बालिका की अधिक हो जाती है और बालक की कम हो जाती है। एक ऐसे आप सेक्स रेशियो देखिए 0 to 6 एज ग्रुप का, तो हरियाणा, पंजाब और ऐसे समृद्धशाली राज्यों की जो हालत है वो इतनी खराब है कि ये जो कोरोना है उनके दिमाग से हटा ही नहीं। एक वायरस आ गया है, ठीक है ना, यानी 700 यही ना, 800 से कम बहुत सारे ऐसे प्रांतों में स्थिति है बनी हुई, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, हरियाणा पंजाब हो गया, वेस्ट यूपी का अगर अलग से यूपी को अलग करके वेस्ट यूपी का जो देखते हैं वो भी एक ऐसी स्थिति में आ जाता है। ठीक। तो हमने बाधा किसको माना, बच्चियों को केयर करना। वो केयर करती हमारी, हम उनका केयर नहीं करते हैं। क्या यूपीएससी ने सवाल पूछा, बड़ा अच्छा लगा मैं इसमें। वो हमारा केयर करती, हम उनका केयर नहीं करते। केयर करते तो बालक की जीवन प्रत्याशा बालिका से अधिक कैसे हो जाती। हमें नहीं करिए बालक का केयर मत करिए, बेटों का मत करिए और बेटियों का करिए, दोनों का करिए भाई। एक गिलास दूध है तो आधा आधा बांट दीजिए, दोनों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना कि महत्वपूर्ण होना चाहिए कि सिर्फ जो है, अगर ऐसा नहीं है, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है, किसी एनजीओ का आंकड़ा नहीं है, किसी भारत के किसी ऐसे अपोजिशन वाला मुखालफत करने वाले किसी देश का आंकड़ा नहीं है, किसी एनिमी का आंकड़ा नहीं है, हमारे देश का आंकड़ा, हमारे देश के स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का, हमारे नीति आयोग का आंकड़ा है। ठीक है ना, कि भारत में ऐसी स्थिति कि 0 to 6, यानी हमारी मानसिकता क्या हो गई, हमारी मानसिकता वहां चली गई कि जो संपत्ति है वो बेटे हैं, बेटियां संपत्ति नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने भाषा बदलना स्टार्ट की। जनसंख्या बैरियर नहीं है, चाइना ने बता दिया कि जनसंख्या बैरियर नहीं होती है। जनसंख्या को कार्यबल में परिवर्तित कर देना, वह पूरे अपने वैश्विक स्तर पे उनकी एक पहचान हो जाती है। ठीक है ना, उनकी पहचान हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या हमारी क्या है, बैरियर नहीं है। जनसंख्या क्या है, संपत्ति है। हाँ, जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए, उसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि बर्थ रेट को छोड़िए आप खुला, नहीं, बर्थ रेट नियंत्रण करने के लिए सरकार को जो उपाय करने हैं करिए, लेकिन जिसका जन्म हो गया है या जो जन्म ले रहा है वो हमारे देश की संपत्ति है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। बेटियां हमारे देश की क्या है, संपत्ति हैं। बेटियां हमारे देश की आन बान शान हैं। बेटियों को पढ़ाओ, ठीक है ना, बेटियों को पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ कंसेप्ट आए ना, ओके। तो बेटी पढ़ाओ का जो कंसेप्ट है, और बेटी पढ़ेगी कैसे, जब बेटी बचेगी। बिना बचे बेटी पढ़ी कैसे, आप बचा नहीं रहे हो, क्योंकि आपको किसी ने कहा कि ये दहेज की समस्या, इम्पॉसिबल, दहेज की समस्या कैसे हो सकती है। दहेज की समस्या होती तो जो गरीब प्रांत है वहां पे ज्यादा समस्या होनी चाहिए, वहां तो लगभग ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक है। लेकिन जो संपन्न राष्ट्र, संपन्न प्रांत हैं, संपन्न राज्य हैं, वहां पे स्थिति खराब है। तो इसी स्थिति में हमें समझना पड़ेगा कि जनसंख्या का क्या कंसेप्ट है, उसको देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें जो नई विदेशी व्यापार नीति है, व्यापार नीति, उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। फिर इसी के साथ हम देखेंगे शेयर बाजार, यानी प्रतिभूति बाजार, इत्यादि। ऐसे सवाल बनेंगे। ठीक है, उद्योग में मैंने बताया था विनिर्माण नीति, एग्रीकल्चर में हम देखेंगे फूड सिक्योरिटी, यानी बहुत सारे ऐसे मेंस के टॉपिक हैं जहां से यूपीएससी ने लगातार सवाल बनाए हैं प्रीलिम्स में। ठीक है ना, इसीलिए हम कभी आईएएस जैसे एग्जाम के प्रीलिम्स परीक्षा को बहुत इजी नहीं ले सकते। इजी लेना मुनासिब नहीं है। हमें एक व्यापक स्वरूप को विकसित करना है और उस व्यापक स्वरूप के विकसित प्लेटफॉर्म पे इस 25 क्लास में 25 दिन लगभग आपकी क्लास चलेगी। इस क्लास में आप हो सकता है कि बीच में क्लास की लगे तो उसमें हम आवर्स को बढ़ा दें। ठीक है, तो अगर लगेगा तो इसलिए हम लोग मिल करके एक स्टडी पैटर्न को बेहतर बनाएंगे और किसी भी टॉपिक में संशय नहीं छोड़ना है। संशय छोड़ने से आप हारने लगते हैं। संशय नहीं छोड़ना, हर टॉपिक को क्लियर करना है। जब हर टॉपिक क्लियर हो जाती है तो एकदम, जब पिक्चर क्लियर हो जाती है तो समस्या एकदम खत्म हो जाती है। तो आज हम लोग इस पे ओरिएंटेशन क्लास में आपसे बात कर रहे थे, हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे। कल हम टॉपिक वाइज एनालिसिस स्टार्ट करेंगे आपके साथ मिल करके और ये भी देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं और कैसे पूछे जा रहे हैं, और इस तरह से ये प्रश्न पूछे गए तो अगले 2024 में कैसे पूछे जाएंगे। इन सब टेक्निक के साथ आपके कुछ आपने मैसेज किया है तो उसको देखते हैं। कौन है कौन? ये मेरा वाला दिखा दो जल्दी करो। टैब आ रहा है तो मैं आपके साथ आपके जो भी क्वारीज हैं मैं उसको देखता हूँ कैसे उसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में हम ऐसे संस्थाओं को के साथ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपका आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो किस तरह से आरबीआई के साथ मिल करके जो करेंसी को सिक्योर करना वो कैसे करते हैं, उसका रोल क्या है। आईएमएफ क्या सिर्फ एक ऐसा फंड्स क्रिएट करती है, तो उस फंड्स को क्रिएट कर करके वो किस तरह से ऐसे विकासशील देशों को सपोर्ट करती है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में दो बड़ी इंपॉर्टेंट बहसें होती रहती हैं कि विकसित देश बनाम विकासशील देश। तो विकसित देश और बनाम विकासशील देश के बीच क्या उसका स्थिति है, कैसे उसके बीच तालमेल स्थापित होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से विकासशील देशों को किस तरह से, स्पेशली भारत को किस तरह के लाभ मिलते हैं, किस तरह से ऋण प्रदान होते हैं। उसके साथ इस टाइम देखेंगे कि G20 को ज़्यादा हाईलाइट, ब्रिक्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर ब्रिक्स समिट में गए थे तो ब्रिक्स को देखेंगे, G20 को देखेंगे, वर्ल्ड बैंक को समझने का प्रयास करेंगे कि वर्ल्ड बैंक का रोल जो है कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वहीं पे WTO की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो रोल है उसको समझने का प्रयास करेंगे और WTO के माध्यम से इंटरनेशनल ट्रेड को सुगम बनाने के लिए कितनी आसानी के साथ काम किया जा रहा है, इस पे हम ध्यान देंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। सुषमा ओझा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपने सभी सिलेबस मैंने नोट करा दिया आप लोगों को। सर क्या इन क्लास से, आंचल ने सवाल पूछा है, सर क्या इन क्लास से अलग भी कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? अलग पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जो मैं क्लास करा रहा हूँ वो सफिशियंट है। अगर क्लास करते जाइए और आपको लगेगा तो आप मैगजीन से, या दृष्टि परिवार की मैगजीन आती है दृष्टि IAS एकेडमी की, वो आपके लिए सफिशियंट है, वो आपको मिलेगी भी। तो हमारी क्लास और दृष्टि का जो नोटबुक है उसके साथ हम आराम से एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कल लाइव क्लास में स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज। आप सभी को बहुत बहुत बिग थैंक यू, जिसने भी गुड मॉर्निंग कहा, जो मैंने नोट भी किया, जिन लोगों ने और भी रिक्वायरमेंट पूछे हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछा आंचल ने कि सर क्या इन क्लास से अलग भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत है? आवश्यकता हमेशा होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता इकोनॉमिक्स में इस क्लास से अलग से पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट होगी। आप जब क्लास करते चले जाओगे तो आपको लगेगा कि अलग से पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। अलग से पढ़ने की क्या रिक्वायरमेंट है? स्क्रीनिंग टेस्ट जानते हो ना, ये प्रीलिम्स स्क्रीनिंग टेस्ट है, पास करना है बस, ठीक, क्वालिफाई करना है, ठीक, उतना पढ़िए। कभी कभी क्या होता है कि प्रीलिम्स में आप इतना फोकस कर देते हो कि मेंस आपका वीक हो जाता है। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट CSAT क्वालिफाई करना है, वो क्वालिफाई करना है, मेरिट इससे बननी है क्वालिफाई करने के लिए। जाहिर सी बात है आपको उतना पढ़ना है कि प्रीलिम्स आपका पास हो जाए, फेल ना होने पाए, और पूरी एनर्जी आप मेंस में लगा दीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप प्रीलिम्स को इतना आसान कर लेते हैं कि प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई होता है, तो फिर मुख्य परीक्षा में तो दिक्कत आनी है। तो इसलिए मुख्य परीक्षा में दिक्कत न आने पाए, इसलिए प्रीलिम्स को आपको, इसीलिए किसी फिल्म को बनाने के पहले सबसे पहले क्या करते हैं, उस फिल्म को लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कि इस रोल के लिए आप शूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस तरह का आपको ड्रेस पहना करके और उसकी भाव भंगिमा देखी जाती है। उसी तरह से प्रीलिम्स जो है एक ऐसी भाव भंगिमा है कि इसके माध्यम से आप क्या करते हैं, UPSC समझने का प्रयास करती है कि क्या ये IAS होने लायक है नहीं कि नहीं, मेंस में अपीयर होने लायक है कि नहीं, हमारी जो फिल्म बन रही है, ठीक है ना, उस फिल्म में ये प्रॉपर रोल प्ले कर पाएगा कि नहीं, प्रशासन में जा करके अपने वंचित वर्ग को अधिकार दिला पाएगा कि नहीं, इसके लिए ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है, रोल प्ले करना इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट तो पास करना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग फिल्म बनाती है, फिल्म मेकर जब उसका स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं तो क्वालिफाई नहीं हो पाता है। इसलिए सिलेबस मैंने नोट करा दिए, सिलेबस को मैंने आपको नोट करा दिए, सिलेबस को फ्रेम करा दिए, और कल टॉपिक वाइज आपकी क्लास स्टार्ट होगी और उसके साथ हम लोग अपने प्रीलिम्स के सफ़र को शुरू करेंगे।
उस पे सफ़र शुरू करेंगे जिस पे यूपीएससी की मांग है, ठीक है ना, डिमांड है, किस ऑर्गेनाइजेशन की क्या डिमांड है, उस डिमांड को समझते हुए अगर आप सब सफ़र शुरू करेंगे तो सफलता आपके पास आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलते हैं। जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं एक्सपीरियंस, जो एनालिसिस की है, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप उसको आफ्टर क्लास उसको देखेंगे, रिवाइज करेंगे, अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाएंगे। कल मिलते हैं। टेक केयर।